नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनुज कुमार पांडे, मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज कौंधियारा प्रयागराज में अध्यापक हूं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व जो इतिहास विषय की पुस्तक है के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना विषय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को आपके कोर्स में 4 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है आधुनिक युग से पहले। आज के हमारे चर्चा का विषय रहेगा आधुनिक युग से पहले कैसे भूमंडलीकरण या वैश्विक स्तर पर लोगों का प्रसार हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। आप लोगों ने आज इस पाठ से पहले कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पोर्शन में 2 अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का उदय और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को पढ़ रखा है। अब आप इस कक्षा में वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या भूमंडलीकृत विश्व के बनने पर चर्चा करेंगे। जैसे ही वैश्वीकृत या भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था की बात आती है, हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये 25-50 सालों के बीच का कार्य है और इसी बीच व्यापक पैमाने पर वैश्वीकरण हुआ है, किंतु ऐसा है नहीं। अभी इस अध्याय में आप देखेंगे कि अत्यंत प्राचीन काल से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया यह प्रारंभ रही और भूमंडलीकरण का इतिहास हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, और यह देखेंगे कि कब से ये भूमंडलीकरण चल रहा है। मानव इतिहास के प्रत्येक कालखंड के साथ साथ भूमंडलीकरण की यह प्रक्रिया लगातार बढ़ती चली गई। हम जानते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करने की उसकी प्रवृत्ति है। ये उद्देश्य क्या होते थे? व्यापार करने के लिए। एक स्थान पर कोई वस्तु पैदा होती है, दूसरे स्थान पर उसका अधिक मूल्य मिलता है, या दूसरे स्थान पर कोई वस्तु है वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, उसके व्यापार की प्रवृत्ति के लिए प्राचीन काल से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। व्यापार के अतिरिक्त अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए, देशाटन के लिए, नए स्थानों की खोज की प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छे जीवन की तलाश में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। मानव के साथ साथ, मानव अपने साथ जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह विभिन्न वस्तुओं को भी लेकर जाता था, अभी भी जाता है। आज के युग में जो आवागमन के साधन हैं वो अत्यंत तीव्रगामी हैं। पूर्व के कालों में आवागमन के साधन बहुत शिथिल थे और प्रायः लोग पैदल बहुत लंबा चलते थे, तो इसलिए वे अपने साथ बहुत सारी वस्तुएं लेकर चलते थे और ये वस्तुएं, इन्हीं वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान के प्रसार से हमें पता चलता है कि कितना पहले से ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। आज से 3000 से अधिक वर्षों से पूर्व भारत के क्षेत्रों में विकसित सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त वस्तुओं के साक्ष्य स्पष्ट रूप से पश्चिम एशिया के देशों से मिलते हैं और पश्चिम एशिया के देशों की वस्तुएं भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता में पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ के लोगों का वहाँ से संपर्क था। इसी प्रकार 1000 साल पहले मालदीव के समुद्र तट पर पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिसे मुद्रा के रूप में भी प्राचीन काल में उपयोग किया जाता था, वह भारत, चीन और ये कौड़ियाँ अफ्रीका तक पाई गई। इसका तात्पर्य 1000 साल पहले से मनुष्य का इन कौड़ियों को मालदीव से लेकर अफ्रीका, चीन गया। आप देखते हैं कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के इस प्राचीनता को जानने के लिए, आधुनिक युग से पहले के भूमंडलीकरण को समझने के लिए हमें रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया,
रेशम मार्ग क्या है? यह एक रास्ते थे जिनसे लोग व्यापार करने या आवागमन करते थे। यह कोई एक मार्ग नहीं है, ये अनेक मार्ग हैं और ये स्थल और समुद्र दोनों में ये मार्ग थे। इन मार्गों से प्रमुख रूप से बहुत वस्तुओं का व्यापार होता था, लेकिन चीन का रेशम इतना प्रसिद्ध था कि इसलिए इनको रेशम मार्ग कहते हैं। इतिहासकारों ने अनेक मार्गों का उल्लेख किया था। आप देखेंगे कि इन रेशम मार्गों से एशिया बहुत विशाल महाद्वीप है, न केवल एशिया के विभिन्न मार्गों को ये रेशम मार्ग आपस में विभिन्न स्थानों को जोड़ते हैं, बल्कि ये रेशम मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक भी जोड़ते थे। आप समझिए कि अब प्रश्न उठता है कि ये रेशम मार्ग कब रहे, इनका रेशम मार्गों के अस्तित्व का कालखंड। तो ईसा पूर्व से रेशम मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और ये रेशम मार्ग आपको 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। 15वीं शताब्दी के बाद समुद्री अन्य मार्गों की खोज हुई और द्रुतगामी साधन उत्पन्न हुए, तो ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी तक इन रेशम मार्गों का अस्तित्व था। रेशम मार्गों से अभी हमने आपको बताया चीनी रेशम, उसीलिए इसे रेशम मार्ग भी कहते भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे केवल चीनी रेशम का ही व्यापार होता था। इसी मार्ग से चीनी रेशम के साथ साथ भारतीय कपड़े, मसाले, इनका व्यापार होता था और वापसी में बहुमूल्य धातुएं एशिया आती थी। इस प्रकार व्यापार का जो झुकाव था वो एशिया की तरफ था, भारत की तरफ था, और यहाँ से मसाले और कपड़े जाते थे और वापसी में बहुमूल्य धातुएं आती थी। व्यापार के साथ साथ ये मार्ग सांस्कृतिक आदान प्रदान की इन मार्गों से प्रक्रिया चलती थी। व्यापार तो होता ही था, सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी प्रक्रिया इन मार्गों से चलती थी। इसी मार्ग से ईसाई धर्मोपदेशक आए, इसी मार्ग से मुस्लिम धर्मोपदेशक भी आए और इन्हीं मार्गों से भारत के बौद्ध धर्मोपदेशक अन्य क्षेत्रों में गए। आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने चर्चा की कि लोग जब मनुष्य जाता था तो अपने साथ विभिन्न वस्तुएं भी लेके जाता था। तो जो वो वस्तुएं लेके जाता था उसमें से सबसे प्रमुख क्या है? खाद्य पदार्थ। मनुष्य जब जाएगा तो अपने भोजन की व्यवस्था, आज भी आप घर से निकलते हैं, कितना भी होटल की सुविधा और सब संपन्न है, लेकिन खाने की वस्तुएं साथ लेके चलते थे। दूसरा कारण ये भी था कि एक स्थान का खान पान दूसरा और दूसरे स्थान का खान पान दूसरा होता है, इसलिए मनुष्य अपने साथ खाद्य पदार्थों को बड़े पैमाने पर ले जाता था और खाद्य पदार्थों से का वैश्विक स्तर पर आवागमन से पूरे मानव के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ भी आप देखेंगे। ये आज की जनरेशन फास्ट फूड बहुत यूज करती है। आप लोग फास्ट फूड खूब खाते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। ये एक फास्ट फूड है स्पघेटी, जो पश्चिम की बहुत फेमस है, जो नूडल्स से बनने वाला पास्ता है और नूडल्स चीन में उत्पन्न होता था। तो इसका मतलब है कि चीन से नूडल्स पश्चिम गए और वहाँ स्पघेटी का आविष्कार हुआ। यह भी हो सकता है कि अरब यात्रियों के साथ पास्ता सिसिली आया रहा। सिसिली इटली का एक द्वीप है और फिर वहाँ से वो उसका प्रसार हुआ। इस प्रकार के तमाम खाद्य पदार्थ भारत और चीन में भी पाए जाते हैं। भारत में भी और चीन में तो इनका विकास ही है, जापान में भी पाए जाते हैं। तो संभव है कि विभिन्न कालखंडों में ये भारत भी वहीं से आए रहे हों। अब हम लोग जो चर्चा करने चल रहे हैं, हमारे भोजन की आज की थाली के सब्जियों के प्रमुख अवयव आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थों से 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज परिचित नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ उनके पास नहीं थे। ये कहाँ से आए? अमेरिका की खोज होने के बाद ये अमेरिका से यूरोप और यूरोप से हमारे यहाँ है। आप सोचिए कि आलू जैसा खाद्य पदार्थ, मिर्च जैसा खाद्य पदार्थ, टमाटर जैसा खाद्य पदार्थ
व्यक्ति के अमेरिका जाने, अमेरिका की खोज होने से हुआ। आलू का यूरोप में महत्व, आलू का आज हमारे भी खान पान में बहुत महत्व है, लेकिन यूरोप के खान पान में उस समय आलू के कारण वहाँ के गरीबों के पोषण का स्तर बढ़ गया। आलू कार्बोहाइड्रेट का बहुत उच्च इसमें कार्बोहाइड्रेट और अन्य पाया जाता है, तो यूरोप के गरीबों का भोजन का पोषण बढ़ गया तथा वे आलू पर इतना आश्रित हो गए और आलू ने उनके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रख लिया कि 1840 के दशक में 45 से 49 तक एक आयरलैंड में बीमारी आई जिससे आलू की फसल नष्ट हो गई। आलू की फसल नष्ट होने से वहाँ अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई। आलू उनके भोजन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। आप लोग बच्चों, जब भोज्य पदार्थों की यात्रा हुई, अभी हमने चर्चा की कि अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा। उसके पहले लाखों वर्षों तक लोग अमेरिका से परिचित नहीं थे और अमेरिका की खोज होने के बाद आप अब देखेंगे आगे के चैप्टर में कि किस प्रकार से वहाँ विजय, और विजय में बीमारी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही मनुष्य के साथ। आज आप देख रहे हैं कोरोना किस तरीके से फैल रहा, और व्यापार का एक पूरा वैश्विक आवाजाही अमेरिका की खोज के बाद। अमेरिका की खोज के पहले पूरा जो व्यापार था वो हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता था तथा भारत व्यापार का केंद्र था। लेकिन अमेरिका की खोज होने के बाद और भारत के लिए यूरोपियों द्वारा समुद्री मार्ग खोज लेने के बाद यह इस व्यापार का प्रसार हुआ और यह यूरोप और अमेरिका तक फैल गया। पूर्व में जो व्यापार था वो अमेरिका की खोज के पहले हिंद महासागर के पानी में ही ये व्यापार फलता फूलता था। अब अमेरिका की खोज हो गई, यूरोप के छोटे छोटे देश, अमेरिका इतना विशाल महाद्वीप। यहाँ जब अमेरिका की चर्चा करते हैं तो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, उसके अंतर्गत पूरा दोनों अमेरिकी महाद्वीप, पूरा अमेरिकी महाद्वीप। तो अमेरिका की विशाल भूमि और खनिज पदार्थों ने यूरोप का रंग रूप बदल दिया। आप देखिए, अमेरिका की खोज के बाद ये जो अमेरिका की संपदा उनके हाथ लगी, उसने पूरे यूरोप का रंग, यूरोप से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जाने लगे। अमेरिकी संपत्ति की यूरोप के जनजीवन में व्यापक चर्चा रही। खास तौर पर पेरू और मैक्सिको की खानों में पाए जाने वाले बहुमूल्य पदार्थ जैसे चांदी ने यूरोप के पश्चिम एशिया से व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यूरोप के लोगों में 18वीं शताब्दी में अमेरिकी संपत्ति की व्यापक चर्चा होती थी। इन सब गतिविधियों ने यूरोपियंस को अमेरिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय सेनाओं, खासतौर पर पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका के लिए विजय अभियान चलाया और उनकी इस विजय में चेचक का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमने कहा विजय बीमारी, अब बीमारी का योगदान देखिए। ये यूरोपीय सेनाएं अमेरिकी द्वीप पहुंची, विशाल क्षेत्र अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने वहां उपनिवेश स्थापित किए। इनकी विजय में इनकी सैनिक शक्ति से अधिक योगदान किया चेचक ने। अपनी खोज से लाखों वर्ष पहले तक अमेरिका के लोग विश्व से कटे हुए थे। उनके शरीर में चेचक के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं थी तथा उनके पास उस मर्ज की कोई दवा भी नहीं थी, जबकि यूरोपियन सेनाओं के पास, उनके अफसरों के पास चेचक की दवा भी थी और उनके शरीर भी उसके प्रति अपने को प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लिए थे। जिससे हुआ ये कि ये पहुँचे और वहाँ चेचक की बीमारी फैल गई और इस बीमारी से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मर गए और इनको विजय करना बहुत आसान हो गया। इसका प्रमाण अमेरिका में स्थापित, न्यू इंग्लैंड में स्थापित मैसेच्यूसेट्स के प्रथम गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने 1636 में लिखा। वो लिख रहे हैं कि छोटी चेचक जो है वो उपनिवेशकारियों के लिए ईश्वर का वरदान साबित हुई और छोटी चेचक ने स्थानीय जनता को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया, जिससे हमें अपनी संपत्ति
हमें प्राप्त हो गई। और अब आप देखिए कितना आसान हो गया चेचक के कारण उनका विजय करना। वो यूरोपीय बंदूकों का तो सामना कर सकते थे, अन्य हथियारों से उनसे लड़ सकते थे, उनसे बंदूकें छीन सकते थे, लेकिन इस बीमारी का उनके पास तोड़ नहीं था और इसके कारण बहुत आसानी से वहाँ ये उपनिवेश स्थापित हो गए। और अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेश स्थापन में चेचक की बीमारी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण तो हुआ, लेकिन जमीन पर बड़ा गरीबी थी, आम जनता में गरीबी बहुत थी, तथा गरीबी के साथ अन्य परेशानियों के कारण वहाँ के निवासी बड़ी संख्या में अमेरिका जाने लगे। गरीबी के अतिरिक्त अन्य परेशानियाँ ये थी कि वे वहाँ असहिष्णुता बहुत थी, अपने धार्मिक विचारों को न मानने वाले के साथ बहुत बर्बरतापूर्वक लोग निपटते थे, तथा इसके अतिरिक्त शहरों में जनसंख्या के बहुत जमाव था। इन सब परेशानियों से ऊब कर यूरोप से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जाने लगे। 18वीं शताब्दी तक के प्रारंभिक कुछ 2-3 दशकों तक व्यापार का इतना सब होने के बावजूद भी व्यापार का केंद्र भारत और चीन ही थे। लेकिन यह धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका की तरफ स्थानांतरित होने लगा। क्यों स्थानांतरित होने लगा? चीन ने 15वीं शताब्दी के बाद अन्य क्षेत्रों से अपने संपर्क को पता नहीं क्यों रोकना प्रारंभ किया और विश्व से कटने लगा। धीरे धीरे चीन अपने में सिमट गया तथा भारत पर धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया और भारत के व्यापार को वो प्रभावित करने लगे, भारत के शिल्पकारों को प्रभावित करने लगे, तथा यूरोप के हाथ में अमेरिका की संपत्ति लग गई। इन सब कारणों से यह व्यापार का केंद्र अब यूरोप से अमेरिका स्थानांतरित होने लगा। जो व्यापार का केंद्र एशिया था वो अमेरिका की एक खोज की घटना उसमें और चीन द्वारा अपने को पूरे विश्व से काट लेने के कारण इस प्रकार बच्चों हमने कहा था कि इस पूरे अध्याय को हम लोग 4 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार आधुनिक युग से पहले पूरे विश्व स्तर पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया चली, लोग गए और बीमारी का क्या प्रभाव रहा। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर 19वीं शताब्दी, वही भूमंडलीकृत विश्व का बनना का दूसरा टॉपिक। 19वीं शताब्दी में ये प्रक्रिया किस प्रकार से चली। 19वीं शताब्दी का कालखंड है 1800 से लेकर 1899 तक। लेकिन यहाँ जो आपके कोर्स में ये अध्ययन का ये कालखंड है, ये नेपोलियन के पतन के बाद मतलब 1815 के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के पहले यानी 1914 तक के समय को इस अध्याय में खास तौर पर कितना वैश्वीकरण और क्या हुआ। 19वीं शताब्दी में दुनिया तेजी से बदली। अभी आपने देखा पिछले थोड़ी देर पहले कि व्यापार का केंद्र भारत और चीन से यूरोप और अमेरिका हो गया। 19वीं शताब्दी में पूरे दुनिया में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपनिवेश, अमेरिका में उपनिवेश स्थापित हो गए। पूरे विश्व में ब्रिटेन के तथा यूरोप के शक्तिशाली देशों के उपनिवेश स्थापित होने लगे। तो विश्व में पूरी दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही थी 19वीं शताब्दी में। और आर्थिक विनिमय के अर्थशास्त्री जो है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुएं जाती हैं, आर्थिक जो विनिमय का प्रवाह होता है एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने का, ये 3 प्रवाह है आमतौर पर होता है। ये मुख्य रूप से व्यापार का प्रवाह, व्यापार के लिए हमने कहा कि व्यापार का प्रवाह भारत से और चीन से हो गया यूरोप और अमेरिका। तो व्यापार का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, पूंजी का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तथा श्रम का प्रवाह। यद्यपि कि ये तीनों प्रवाह एक साथ चलते थे, व्यापार के साथ पूंजी और श्रम, लेकिन कभी कभी इनका अलग अलग भी देखा जाता है और श्रम के प्रवाह को विशेष महत्व दिया गया क्योंकि अमेरिका की खोज के बाद इतना विशाल भूभाग उनके क्षेत्र लगा
और वहाँ की स्थानीय जनता का सफाया हो गया कि अपने लाभ के लिए श्रमिकों का बहुत, विश्व के एक स्थान से भी आप देखेंगे इस चैप्टर में कि श्रमिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से प्रवाह हुआ। तो ये 3 प्रवाह हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कैसे हो रहा, व्यापार का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और श्रम का प्रवाह। अब 19वीं शताब्दी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि तेजी से विश्व बदला और विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। अभी तक क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार था, सब था, लेकिन अब एक व्यापक वैश्वीकरण हुआ और इस विश्व अर्थव्यवस्था की चर्चा करने में 18वीं शताब्दी के बाद यूरोप खासतौर पर औद्योगिकरण हो गया है। तो औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन के बदलते रुझान, आमतौर पर खाद्य उत्पादन में विकास की प्रक्रिया में यह माना जाता है कि आत्मनिर्भरता हर राष्ट्र चाहता है, लेकिन यहाँ एकदम एक नवीन प्रक्रिया चली और अगर उस समय ब्रिटेन ने आत्मनिर्भर खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहता तो विश्व स्तर पर इस तरीके का न उसका विकास होता और एक वैश्विक भूमंडलीकरण की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती। वहाँ हुआ क्या कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की आबादी तेजी से बढ़ी। जब आबादी बढ़ी तो खाद्य पदार्थों की आवश्यकता बढ़ी, उसके मूल्य बढ़े। इसी बीच जमींदारों के दबाव में मक्का का बाहर से आयात करने पर तमाम पाबंदी लगाने वाले नियम बना दिए गए, जिन्हें कार्न लॉ कहा जाता है। मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए नियम बनाए गए, जिन्हें कार्न लॉ कहा जाता है। आप देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ी और खाद्य उत्पादों के दाम बढ़े, ऊपर से मक्का के आयात पर प्रतिबंध भी लग गया। मक्का एक मुख्य भोज्य पदार्थ। तो स्थिति क्या हुई कि खाद्य पदार्थों के दाम और बढ़ने लगे। जब खाद्य पदार्थों के दाम और बढ़ने लगे तो जो शहरी लोग थे उनके दबाव में सरकार ने कार्न लॉ को निरस्त कर दिया और कार्न लॉ के निरस्त होने के बाद आयात में वृद्धि हुई। कार्न लॉ को निरस्त करने का मतलब है कि आयात को मुक्त कर दिया। अब जब आयात को मुक्त किया तो बड़े तेजी से आयात होने लगा और आयातित माल इंग्लैंड में उत्पादित अनाज से सस्ता था, जिससे इंग्लैंड के किसानों की बर्बादी हुई और बड़े पैमाने पर भूमि को खाली छोड़कर लोग शहर में चले गए। अब इंग्लैंड में पहले आबादी बढ़ी हुई है और लोग शहर में, और खेती छोड़ के लोग शहर में, चूंकि खेती करना घाटे का सौदा हो गया, खाद्य पदार्थ सस्ते में बाहर से आने लगे। अब इसका दूसरा रूप आप देखिए, अब खाद्य पदार्थ जब सस्ते में आने लगे, औद्योगिकरण हो चुका है, संपन्नता है और खाद्य पदार्थ खूब आ रहे हैं सस्ते में चारों पूरे विश्व से, तो खाद्य उपभोग बढ़ा, आबादी बढ़ी है, संपन्नता बढ़ी है, वहाँ का खाद्य उत्पादन घट गया तो खाद्य का उपभोग बढ़ा। जब उपभोग बढ़ा तो उसकी पूर्ति करने का पूरा सिस्टम डबल प्रक्रिया बनी विश्व स्तर पर और इसने पूरे वैश्विक परिवेश को बदल दिया। ब्रिटेन का पेट भरने के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन की ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए कृषि होने लगी। अपने यहाँ नहीं उत्पादन बंद करके अब उनकी आवश्यकता बढ़ गई और आयात फ्री है, तो पूर्वी यूरोप में, रूस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह उत्पादन नवीन खेतों को बनाकर, जंगलों को काट काट कर खेत बनाए जाने लगे। अब यह केवल उत्पादन से तो काम चलेगा नहीं, इसके लिए इन कृषि उत्पादों को पहुंचाने के लिए नई संरचनाओं का भी निर्माण हुआ। नई संरचनाओं का मतलब जहां कृषि उत्पादित हुए पदार्थ, उनको समुद्र बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइनें बनी। नए नए, पहले बंदरगाह सीमित थे, नए नए बंदरगाह बने तथा जो नए खेत बने थे उन पर काम करने वालों के लिए घर बने। इन सब में बड़े पैमाने पर पूंजी लगी और अब पूंजी का प्रवाह, वो पूंजी कहाँ से आई? वह पूंजी आई अमेरिका
इंग्लैंड का जो औद्योगिकरण हुआ है, लंदन के औद्योगिक केंद्रों से वह पूंजी आई, तो पूंजी का भी प्रवाह हुआ। तथा दूसरी तरफ अब हमने अभी देखा कि खाद्य पदार्थ आ रहा है, तो बड़ी संख्या में लोग, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कम था, क्षेत्रफल ज़्यादा था, ज़मीन बहुत उपजाऊ है, तो पूरे विश्व से श्रमिक ले जाकर वहाँ बसाया जाने लगा खेती करने के लिए। तथा अब खेती करने के लिए श्रमिक भी गए, तथा यूरोप से भी लोग, इस खेती का ये व्यापार बहुत लाभ का हो गया, तो बड़ी संख्या में यूरोप से लोगों का अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में प्रवास हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए। ये तथा एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। आप देख रहे हैं कि खेती, खाद्य पदार्थ वहाँ से आ रहा है, उसको करने के लिए श्रमिक जग गए, पूंजी यहाँ से, तो एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ इस वैश्विक। अब जो भोजन था वो घर के पास से न आकर बहुत दूर से आता था, और खेती केवल किसान नहीं कर रहा है, ये औद्योगिक तरीके से मजदूरों और गुलामों की सहायता से खेती हो रही थी। तथा इस प्रकार की खेती का एक छोटा सा प्रयोग भारत के पंजाब में भी किया गया। पंजाब के अर्ध रेगिस्तानी भूमि में नहरों का जाल बिछाकर इंग्लैंड तथा ब्रिटेन की गेहूं और कपास की आपूर्ति करने के लिए उसको उपजाऊ बनाया गया। यह तो एक उदाहरण हम लोग अभी तक केवल खाद्य पदार्थों का दे रहे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया कपास उत्पादन में हुई, तथा विश्व के अनेक भागों में ब्रिटेन की कपड़ा मिलों के लिए कपास उत्पादन प्रारंभ हुआ। विश्व के अनेक भागों से, जैसे प्रकार से खाने की आवश्यकता की पूर्ति का, उसी प्रकार से कपास भारत में भी हुआ और विश्व के अनेक भागों में। और इस बीच ये जो कालखंड है, कालखंड का मतलब वही 1815 से 1914, व्यापार में गुणात्मक वृद्धि हुई। व्यापार जो है 25 से 40 गुना तक बढ़ गया, और इतना व्यापक व्यापार में वृद्धि हुई। और व्यापार के मुख्य क्या थे? गेहूं, कपास, 60% हिस्सा गेहूं, कपास और कोयले का था। बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। अब आपसे को गृह कार्य दे रहे हैं। हमने आपको बताया, ये 2 प्रश्न आप नोट कर लीजिए और इसको घर से करके आइएगा। पहला, प्राचीन काल में मानव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के प्रमुख कारणों की सूची बनाई है। दूसरा, कारण लाभ क्या है, उसे लगाने व हटाने के क्या कारण थे। ये 2 प्रश्न आप घर से आइए। आज की क्लास में बस इतना है। नमस्कार।